Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vitamins Institute. So today's topic जो आज हम कवर करेंगे that is force. ठीक है, चाहे कोई सा भी बोर्ड ले लो, CBSE, ICSE या कोई भी रीजनल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कोई भी. ठीक है. अच्छा, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे, दैट इज़ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है? किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं अपनी तरफ. या तो पुश मतलब ऐसे दूर जाने के लिए कुछ अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, चीज़ को खींचने के लिए पुल कर रहे हैं. सो वो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम लगाते हैं, सो दैट इज नोन एज फोर्स. ठीक है, उसे हम फोर्स बोलते हैं. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. हम अगर जब भी कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लाइक मैं किसी भी चीज़ को फोर्स लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक डस्टर है, ठीक है, तो इसे मैं अगर फोर्स लगा के, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा के इस तरफ थोड़ा सा मूव करूँ तो ये अब मूव हो गया ना. सो यहाँ से यहाँ तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, इधर से पुश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को. तो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू आएगी और डायरेक्शन आएगी. डायरेक्शन आई ना यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और उसकी कोई वैल्यू भी होगी. सो दैट इज नोन एज फोर्स. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा, अब फोर्स का बेसिक फॉर्मूला जो हर न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला जो हर कहीं पे यूज होगा, दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन. ठीक है, मास मतलब उसका कुछ भार होगा, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का. लाइक सेम मैं वही बात करूंगा कि ये डस्टर, ठीक है, इसका कुछ वेट मतलब मास होगा और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जब मूव कर रहा हूँ, इसे फोर्स लगा रहा हूँ तो कितनी एक्सलरेशन से ये मूव कर रहा है, वो एक्सलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दैट विल कम अप एज फोर्स. फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, मास इनटू एक्सलरेशन. मास को स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मास एंड दिस इज एक्सलरेशन. ठीक है, मास इनटू एक्सलरेशन. अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, एसआई यूनिट क्या है फोर्स का? एसआई यूनिट है न्यूटन. ठीक है, न्यूटन कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 10 न्यूटन. 10 न्यूटन ये आंसर आया सपोज करो हमारे पास. तो एसआई यूनिट की टर्म्स में अगर हम आंसर लिखना तो कौन सा यूनिट यूज करेंगे, न्यूटन. ठीक है, ये 10 न्यूटन. अच्छा, 10 इसका मैग्नीट्यूड हो गया वैल्यू और कुछ डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स. सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं इसके, डाइन. ठीक है, DYNE, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, DYN. अच्छा, और एक डाइन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻5 न्यूटन. अच्छा, 10⁻⁻5 का मतलब क्या है कि 1/10⁻5, ठीक है, न्यूटन. सो काफ़ी छोटी क्वांटिटी हो गई ना, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी हो गई. देखो अब क्या इसका मतलब है कि 1/10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 10⁻5 न्यूटन आएगा. और डिवाइड में है इसीलिए -5 ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. सो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन. ठीक है, सो एसआई यूनिट इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट इज डाइन, and relationship between both of them is 1 dyne is equal to 10⁻⁻5 न्यूटन. ठीक है, चलो
हाँ जी, तो अब देखते हैं यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है ना, ये हमें पता चल चुका है ना कि दिस इज 1 न्यूटन। ठीक है ना, एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन। ठीक है, अच्छा, तो यूनिट्स ऑफ फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कैसे? क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास का यूनिट क्या हो गया, 1 kg। एक्सलरेशन का यूनिट क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सलरेशन में स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 1 बाय, ठीक है, पहले 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये मास का 1 kg। ठीक है, 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये था एसआई यूनिट। ठीक है ना, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट हो गया 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 डाइन 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई पूछे कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी 1 न्यूटन इज द फोर्स। ये 1 न्यूटन एक फोर्स है जो विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास। कितने मास की बॉडी होनी चाहिए, 1 किलोग्राम 1 kg, प्रोड्यूसेस एन एक्सलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg की बॉडी कितनी एक्सलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन उतनी फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट करेगी जिसका भार है 1 kg, और वो एक्सलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये डिफाइन 1 न्यूटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमें 1 न्यूटन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 raised to power 5 डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 raised to power 5 डाइन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज हम साथ में कर लेते हैं। ये F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए को अगर कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, और F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, के एम ए। ये कांस्टेंट मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, सो कई बार पूछ लेते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ से आया और कैसे आता है, तो ये चीज लिखेंगे। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू के एम अपॉन के एम ए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास भी और एक्सलरेशन भी। m इंटू ए हो गया और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। ठीक है, चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। अच्छा, आज का टॉपिक जो पिछला पार्ट 1 मैंने जहाँ पे छोड़ा था कि मोशन चैप्टर में, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में फोर्स के बारे में बात की थी।
ठीक है। सो अभी फोर्स के बारे में तो बात करेंगे ही और भी आगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी, ठीक है, क्योंकि फोर्स के साथ मोशन की बात ही कर रहे हैं ना, तभी लॉज ऑफ मोशंस बनेंगे ना। सो 3 लॉज हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, 3 लॉज हैं जिनके बारे में बात करनी है। बट उससे पहले जो हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस की थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, अच्छा वो क्या क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। अच्छा वैसे तो सबको पता होगा बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये सारे सिंबल्स का मतलब क्या है। व्हाट इज v और कैपिटल S या स्मॉल s और u, ठीक है, u और a, ठीक है, और उसके बाद पहले इनको देख लेते हैं। v इज फाइनल velocity, v is final velocity, s is displacement, s क्या है हमारा? displacement, ठीक है, u क्या है? initial velocity, initial velocity, ठीक है, a क्या है हमारे पास? acceleration, एक्सलरेशन, ठीक है। अच्छा और कोई चीज जो यूज हो रही हो, अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो हमें क्या क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और उसमें क्या ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई किन दो चीजों को करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है, एंड t। सो t इज टाइम, t इज टाइम, ठीक है। सेकंड वाले में s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं मोशन चैप्टर्स में? s के साथ। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है 2as, a हमारे पास फिर से क्या आ गया? एक्सलरेशन, s हमारे पास आ गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये गिवन होगा और एक्सलरेशन गिवन होगी तो बड़े आराम से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, इसमें इससे भी निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है और डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं। सो एज अ फॉर्मूला आपने इनको याद करना है, ठीक है। क्या क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी, और उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हो गई हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास टोटल कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं, ठीक है। तीनों लॉज किसने दिए? न्यूटन ने। इस चैप्टर में न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मोशन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिस साइंटिस्ट ने दी है वो है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट भी डेडिकेट किया गया है उसके नाम को, जैसे न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एज इट इज़ गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। न्यूटन्स में यूनिट भी डेडिकेट किया गया। चलो फर्स्ट लॉ की बात करें, बहुत इजी है किसी को भी समझाना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरे पास पेन है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा जब तक मैं इसको मोशन में नहीं लेके आता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करता, ठीक है, तब तक ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। देखो, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना,
is in state of rest, it will remain in state of rest, वो state of rest पे ही रहेगा. and if it is in state of motion, वो अगर motion में है तो वो it will remain moving in the same direction. अच्छा, डायरेक्शन की बात आते ही हमें पता था ना वैसे तो कि जो मोशन है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो ये प्रूव कर रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, डायरेक्शन विद द सेम स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. एक्सटर्नल फोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी अनलेस और अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते. जैसे ब्रेक्स लगाना, दैट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम, या अपने हाथों से किसी चीज़ को रोकना या कुछ भी करना, सो दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं. इसी चीज़ में ही अगर हम इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया इसी फर्स्ट लॉ के साथ क्यों मेंशन किया जाता है? देखो, इनर्शिया है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट रिटेन करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा. This property is known as inertia. For example, मैंने यहाँ पे लिखा है a book lying on table top will remain placed as it is. अगर मैंने ये बुक यहाँ पे, ये टेबल है सपोज करो, ऐसे रखी हुई है तो वो as it is रहेगी. जब तक मैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए कोई फोर्स यहाँ से उठा के ऐसे कहीं और नहीं रखता, तब तक वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी स्टेट ऑफ रेस्ट पे, ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी इज इनर्शिया, ठीक है. और इनर्शिया दो तरह का हो गया, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना. अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तब इनर्शिया कौन सा लेना है? रेस्ट वाला. अगर मोशन में है तो मोशन. चेंज कर सकते हैं ना डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट, कार चला रहे हैं तो स्टेयरिंग को क्या घुमाएंगे तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, जिस डायरेक्शन में हम गाड़ी मूव कर रही थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. सो दैट प्रॉपर्टी जो चेंज की, दैट इज इनर्शिया, ठीक है. हाँ जी, अब बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की. लीनियर मोमेंटम, ठीक है. मोमेंटम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके मास को और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें मास को और वेलोसिटी को, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? मोमेंटम की, ठीक है. जनरली बुक्स में यही फॉर्मूला लिखा होता है ना, लीनियर मोमेंटम के नीचे फॉर्मूला लिखा होता है P इज इक्वल टू mv, ठीक है. अच्छा, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम क्या है किसी बॉडी का? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास को और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा मोमेंटम. अब इसके दो यूनिट्स, एक SI यूनिट और एक CGS यूनिट. SI यूनिट क्या है मोमेंटम का? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. CGS यूनिट क्या है मोमेंटम का? ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो SI यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद CGS यूनिट क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. दो हमारे पास यूनिट्स हो गए. अब इसके बाद हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है. अब देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मैंने क्या बताया था अभी कि मोमेंटम किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. यही होता है ना मोमेंटम, ठीक है. लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है.
अच्छा, अगर हम फोर्स की बात करें, लेट फोर्स F ले ली हमने, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं बॉडी जिसका मास क्या है m, जिसका मास m है, फॉर द टाइम t, ठीक है, t टाइम के लिए, ड्यू टू विच वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, मतलब कि इनिशियल क्या आ गई, u आ गई हमारे पास, और फाइनल क्या आ गई, v आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी के साथ mu बन गया, ठीक है। उसके बाद फाइनल मोमेंटम u की जगह v कर दिया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 1 and 2 कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv माइनस mu, m कॉमन ले लिया, v माइनस u आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमेशा रेट जब निकालना होता है किसी चीज़ का तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं, सो डिवाइडेड बाय t आ गया, ऊपर m कॉमन लेके क्या आया था, v माइनस u। अब हम बात करें कि v माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने क्यों करवाई थी, इसीलिए कि याद रहे, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना, क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, a के बराबर एक्सलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, यही होता है ना, एक्सलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ठीक है। अच्छा, अगर v माइनस यू बाई टी आ गया यहाँ पे एक्सलरेशन के इक्वल, तो इसका मतलब मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक है ना, मास इनटू एक्सलरेशन। v माइनस यू बाई टी को मैंने क्या फिल कर दिया, एक्सलरेशन फिल कर दिया, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन, मास इनटू एक्सलरेशन आ गया हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया ना, मास इनटू एक्सलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम ही देखो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाल दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी मास इनटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इनटू एक्सलरेशन, और ये कांस्टेंट रहता है हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो अभी तक हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कर लिया, लीनियर मोमेंटम की पहले डेफिनेशन की थी विच वाज कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब न्यूटन ने अभी हमने इससे पिछले पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा था ना, कितना आया था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, पीछे जाके आप देख सकते हो इसी वीडियो में, ठीक है ना, नहीं तो इससे पिछले पार्ट में। अब न्यूटन ने इसी चीज़ को लेके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस किया, कि बताया उसने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होगा, ठीक है ना, अगर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, या हम ऐसे कह सकते हैं वाइस वर्सा, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली, इसलिए डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है हमारे पास वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने कंफर्म कर दिया, ठीक है। पहले तो थ्योरेटिकली हम देख ही रहे थे कि ये चीज़ें आ रही थी, तो
अब उसने लॉ ही बना दिया कि कंफर्म्ड है कि हर केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किसी चीज का चेंज होना फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, या इनिशियल टू फाइनल तो डेल्टा लगा देते हैं। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मतलब कि मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये क्या है? पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, इसीलिए फोर्स इसके इक्वल आ गई। अच्छा, P किसके बराबर होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। सो डेल्टा mv अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अगर हम कहें कि मास कांस्टेंट कर देते हैं, हम जैसे एक ही मीडियम की बात करें, अर्थ की बात करें, तो मास तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मास अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो मास को साइड पे रख दिया तो वेरिएबल टर्म्स हमारे पास कौन सी रह गई? v और t, क्योंकि डेल्टा लगा है। डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सो दैट इज इक्वल टू मास। और ये किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। हेलो एवरीवन। सो जो फोर्सेस की टाइप्स हमारी सेकंड पार्ट में, ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो अब कंटिन्यू करने लगे हैं कि फोर्सेस कितने टाइप्स की हमारे पास। कांटेक्ट फोर्सेस है और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। से दिस कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस या नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हैंड है, ठीक है ना, ये मेरा हैंड है, तो ये बोर्ड ऐसे आगे पीछे कर रहा हूं, तो जब मैं इसे प्रेस करूंगा, ये फोर्स लगा दी मैंने, यहाँ पे फोर्स लगा दी अपने हाथ से, तो ये सरफेस और ये मेरे हैंड का ये सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ गया और फोर्स प्रोवाइड कर दी हमने। सो दीज आर कांटेक्ट फोर्सेस। फोर्स एक्सर्टेड बाय, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स, अब मैंने इसमें एग्जांपल ली है फ्रिक्शनल फोर्स की। बॉल जा रही है ज़मीन पे, रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, क्यों? क्योंकि ग्राउंड और बॉल एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्सेस लगा रहे हैं और उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करके वो फ्रिक्शन क्या करती है? अपोज करती है मूवमेंट को। सो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो और बॉल रुक जाती है थोड़ी देर बाद जाके। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग को ऐसे खींचो तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। सो दैट रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब रीस्टोर कर लेता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सो दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय दी स्प्रिंग, दैट इज अगेन अ कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि अगर हम हाथ लगाएंगे, उसे खींचेंगे, तभी वो करेगा ना। दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, तो इसीलिए कांटेक्ट फोर्स के अंडर इसे रखा गया। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के वक्त क्या होता है? कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है। जब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे ऐसे आपस में, तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा। सो दिस फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन इज अगेन अ कांटेक्ट फोर्सेस, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो और वो उसके बाद रिपल्शन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग दी कोलिजन। कोलिजन मतलब कोलाइड करना, आपस में टकराना, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपके सामने अब खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है? अर्थ तो मूव कर रही है, बट ड्यू टू सम फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, हम यहाँ पे स्टेबल खड़े हैं। नहीं तो स्पेस में देखते हैं ना, हम स्टेबल नहीं होते, हम मूव करते रहते हैं विदाउट एटमॉस्फेयर, कोई ग्रेविटेशन पुल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है इसके कारण,
ठीक है। सो सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के कारण फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। हम एसी वाले ठंडे कमरे में हैं, एकदम से बाहर हीट वाले कमरे में आ जाएंगे जहाँ पे एसी नहीं लगा, तो हमारी बॉडी क्या होती है, चार्ज अप हो जाती है। सो दैट फोर्स जो चार्ज अप कर देती है इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को टच करने से थोड़ा सा करंट सा पड़ता है, कोई ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो एकदम करंट सा फील होता है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी मैग्नेट्स के कारण, ठीक है ना, जो फोर्स क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसमें फोर्स लगती है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। हमारे ब्लड में भी आयरन है, ठीक है ना, मेटालिक कंपाउंड कह सकते हैं, मेटालिक एलिमेंट। सो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, दैट इज दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। हाँ जी, सो न्यूटन का टोटल न्यूटन के 3 लॉज थे, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। दो लॉज हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, अब थर्ड लॉ की बारी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, टू एवरी एक्शन मतलब हर टाइम देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जब भी कोई हम काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, मोशन की, जैसे इसकी तरफ, तो उतना ही क्या होता है, सरफेस भी बॉडी पे उतनी फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है ना। टू एवरी एक्शन, हर कोई काम जो हम कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसका रिएक्शन इक्वली होगा और ऑपोजिट होगा, ठीक है। लाइक मैं पंच करता हूं किसी चीज को, ठीक है ना, मैं पंच करता हूं ऐसे, तो क्या होगा, उतनी ही फोर्स, जितनी फोर्स मैंने यहाँ पे लगाई उतनी ही फोर्स मेरे पे भी लगी, ठीक है, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने इस तरफ लगाई, मेरे पे फोर्स इस तरफ से लगी, ठीक है। सो दैट्स वाई। अच्छा, हमें एक और चीज पता है कि ये पहले एक चीज याद रखनी है कि ए बी लिखा हो तो इसका मतलब होता है फोर्स अप्लाइड बाय बी, जो पहले अल्फाबेट है ना उस पे फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है, सेकंड अल्फाबेट, बी लगा रहा है किस पे, ए पे, यहाँ पे क्या ए लगा रहा है बी पे, ठीक है ना, बाय ए ऑन बॉडी बी, ए लगा रहा है बी पे और बी यहाँ पे क्या आ गया, बी लगा रहा है ए पे, फोर्स। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर में आ जाता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ गया वेक्टर क्वांटिटी में। और स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए ये देखो, ये एरो शो क्या कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये ए बी, ठीक है ना। तो ए बी का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, ठीक है ना, बी ऑन ए, ठीक है ना, और इसका ए ऑन बी। तो हम डेफिनेशन में कह रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। सो इक्वल आ गया और ऑपोजिट आ गया, ये देखो नेगेटिव लगा दिया ना साथ में, इक्वल भी आ गया और ऑपोजिट भी आ गया, ठीक है। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।